Good morning, all of you. Welcome to Science at Click. We are discussing the lesson electricity, and in that, today's topic is resistance and resistivity. Now, in previous lecture, when we have discussed Ohm's law, we have seen that in Ohm's law, we have seen that V is always directly proportional to your I, okay? Or to remove this proportionality constant, we have also seen that V is equal to IR. Okay, so what is I? I is your current, V is your potential difference and R is your resistance. इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में. ओके, सो क्या होता है रेजिस्टेंस, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब आज डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में. तो चलो देखते हैं. अभी ट्रैफिक में आपने ट्रैवल किया होगा. ओके, सो जो नॉर्मल स्पीड से आप व्हीकल चला सकते हो, क्या उस नॉर्मल स्पीड से आप इस ट्रैफिक जाम वाले रोड पे चला सकते हो? नो, देयर इज़ अ रेजिस्टेंस टू योर स्पीड, isn't it? There is a resistance, there is a hindrance, there is some kind of opposite force on your speed because of this traffic jam, isn't it? In the same way, when electrons are moving, ये आपका कंडक्टर है, मेटल वायर ले लो, कौन सा भी मेटालिक रॉड ले लो, तो this is the piece of your conductor. Am I right? Now in that conductor we have discussed that the flow of current will move from positive end. कहाँ से करंट फ्लो होगा आपका? पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ बैटरी के करंट आपका फ्लो होता है. सही बात है. ओके, अब जब ये करंट इज व्हेन दिस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड, एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड. राइट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले ही वीडियो में. अभी देखो कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके तरह, जैसे आप यहाँ से बाइक से निकल रहे हो छोटे छोटे कॉर्नर में से, और ये जो बड़े बड़े कार्स है ये है मॉलिक्यूल्स. आपका जो मेटालिक वायर है, आपका जो कंडक्टर है, वो थोड़ी एम्प्टी ग्लास के ट्यूब के जैसा है, स्ट्रॉ के जैसा होलो थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स आराम से घूमते घूमते जाएंगे. नो, इट्स नॉट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इट्स अ पीस ऑफ सॉलिड. ओके, तो उसके अंदर वो मेटल के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स है, काफ़ी सारे एटम्स है. राइट, तो वो जो एटम्स है वो क्या कर रहे हैं? इन कार्स की तरह ट्रैफिक जाम कर रहे हैं. ओके, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इनमें से जगह ढूंढ ढूंढ के फिर अपना ट्रैवलिंग करना है. और ये जब ऐसे ट्रैवल करेगा वो स्पेस में से, वो वायर में से, तब क्या होगा? कोलिजन होगा. और इसके वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, वो देखेंगे बाद में. लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज हो रही है, लेस हो रही है. ओके, that means because of the resistance what is taking place, amount of current flow decrease हो रहा है. समझ में आ रही है बात? सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो है आपका, वो वायर की जो प्रॉपर्टी है टू अपोज, टू एक्ट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एम आई राइट? तो वैसे ही जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तभी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. और जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन पे मूव हो रहे हैं तो उनको एक हिंड्रेंस फेस करना पड़ता है, एक अपोजिट फोर्स फेस करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है वहाँ पे, सॉलिड मटेरियल है, एटम्स कॉम्पैक्टली पैक है, और ऐसे टाइम में वहाँ से मूवमेंट ईजी नहीं है. तो इसी को बोलते हैं आपका resistance of what? Resistance of your wire or resistance of your any
कंडक्टर। आ गई बात समझ में? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू आर। ओके, तो R को अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, V डिवाइडेड बाय I। ऐसे न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं हम लोग। अभी ये फॉर्मूले से देखो कि दीज आर इन इनवर्स रिलेशन। आर यू गेटिंग इट? इट इज़ इन इनवर्स रिलेशन। जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब आपका करंट, ऐसे एक ये भी फॉर्मूला आएगा ना, V अपॉन R, R इज इक्वल टू V अपॉन I। सही है? तो जब आप करंट बढ़ाते हो, जब आप करंट बढ़ाते, ये देखेंगे पहले, जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, जब आप रेजिस्टेंस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आपका करंट क्या हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है। जब आपका रेजिस्टेंस कम फ्लो हो रहा है, कम है, आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब कम है तो क्या होगा, करंट आपका बढ़ जाएगा। इतनी सी सिंपल सी बात है। आ गया इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, सो करंट आपका और रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा उसको ट्रैफिक मिलेगा, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। तो अगर वो अच्छे से मूव नहीं हो रहा है, इसी का ही मतलब है आपका करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है। आगे बात समझ में? तो देखते हैं अभी डेफिनेशन। What is resistance? Resistance is the property of conductor by virtue of which, जिसके वजह से it opposes और resist करना। ओके, बैठे अच्छे से मोबाइल लेके कुछ तो भी वीडियो देख रहे हैं और मम्मी ने उठाया, बोला अपना कमरा साफ़ करो, अपना स्टडी टेबल साफ़ करो। What you do? You resist. मम्मा अभी तो बैठा हूँ, अभी तो अब तक तो पढ़ ही रहा था, राइट? You resist the change. वैसे ही आपका जो वायर है या फिर आपका जो कंडक्टर है मेटल का, अच्छे से आराम से बैठा हुआ है सर्किट में, बीच में से आपने इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा दिए, वो भी तो रेजिस्ट करेगा। ओके, सो it is the property of conductor by virtue of which it opposes or resists the flow of current। इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। हर कंडक्टर का होता है। ओके, इसका यूनिट है ओम, हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में भी देखा था, और इसको हम डिनोट करते हैं ये सिंबल से, ग्रीक सिंबल से। ओके, नाउ हाउ डू वी राइट द फॉर्मूला? अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू R विच इज इक्वल टू V अपॉन I। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि V इज इक्वल टू I इंटू R अकॉर्डिंग टू वॉट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने बताया है हमको कि V इज इक्वल टू IR। इसका हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था, जो कि क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अगर आप वोल्टेज अगेंस्ट करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसका ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, तो इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने डिराइव किया कि R की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कि कोई भी सर्किट में कितने वोल्टेज की बैटरी है, और एमीटर से कैलकुलेट करेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखो है सिंपल सी, अगर हम लोगों ने सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके, ये आपका स्विच है, ओके, और यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका एमीटर, प्लस माइनस करंट फ्लो करवा दिया। अभी ये बैटरी जो मैंने अटैच की है सर्किट को, उसका वोल्टेज मुझे पता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है ये एमीटर से मुझे मिल जाएगा। तो कैन आई फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर ऑफ दिस सर्किट? यस, ऑफ कोर्स आई कैन, बाय V अपॉन I। ओके, तो ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर का।
ओके। नो इट इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस का क्या है, यूनिट ओम। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across the ends of a conductor makes a current of 1 ampere flow through it। अभी थोड़ा सा सिस्टमैटिक और लेंगे। ये आपका कंडक्टर है, यहाँ पे लगाई है आपने बैटरी और कर रहे करंट फ्लो। ओके, ये आपका है कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस है R। अभी इसका रेजिस्टेंस R है, 1 ओम है, सॉरी इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये हम लोग कब बोल सकते हैं, जब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, पैरेलल हमेशा वोल्ट मीटर हम लोग अटैच करते हैं। ओके, सो वोल्ट मीटर में हम लोग मेजर करेंगे, तो अगर ये कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 volt, if the potential difference across this conductor is 1 volt and current is passing through it, ये सीरीज में लगेगा एम्पियर, और यहाँ पे मेजर करेंगे आप I, क्या आना चाहिए 1 एम्पियर। अगर ये I आपका है 1 एम्पियर, वोल्टेज आपने एडजस्ट किया 1 वोल्ट पे, तब आप बोल सकते हो कि आपके इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम। ओके, सो कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम को, इट इज सेड टू बी 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। ओके, क्या होगा, इसको भी 1 कर दिया, इसको 1 कब है बोलेंगे कि जब वोल्टेज 1 का लगा रहे हो और करंट भी 1 एम्पियर मिल रहा है, तब हम बोलेंगे कि यस रेजिस्टेंस क्या है हमारा 1 ओम का। ये है फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर इसकी वैल्यू 1 चाहिए तो सिंपल है, इसको भी 1 कर दो, तो ये आपको क्या आ जाएगा 1। आगे बात समझ में, रेजिस्टेंस समझ रहा है क्या है रेजिस्टेंस, हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। ओके, वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो इतने इजीली नहीं करेगा, कुछ रेजिस्ट करेगा, क्योंकि क्या है एक सॉलिड मटेरियल है, उसके अपने एटम्स है वहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे। एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या सब एटम को, नहीं, और भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो रिवॉल्व हो रहा है, सबसे जाके टकराएगा। ओके, इसलिए क्या होगा हिंड्रेंस होगा, इसलिए क्या होगा रेजिस्ट होगा, इसलिए क्या होगा एक अपोजिट फोर्स लगेगा। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वैसे ही रेजिस्टेंस भी क्या करेगा अपोज करेगा आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। समझ में आ गई बात। अभी देखते हैं किस किस पे डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ L, आपका कंडक्टर कितना बड़ा है इस पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर आप निकले हैं पॉइंट A से घर से, आपको जाना है पॉइंट B, ओके, और पूरा ट्रैफिक वाला रोड है, राइट, तो ज़्यादा थकोगे ना, ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा ख़त्म होगी आपकी। ओके, अभी यही रोड मैंने बढ़ा दिया, लेकिन ये भी फुल ट्रैफिक वाला ही रोड है, तो पहले तो बी के यहाँ जब पहुँच रहे थे, ये आपका घर है और ये अपने बी का घर है, तो पहले तो जब बी के घर में पहुँच रहे थे 5 मिनट में पहुँच रहे थे, अभी लंबा है रास्ता, बी दूर चला गया, लेकिन वो भी क्या है पूरा ट्रैफिक का रोड है, तो अभी घर पी के घर पहुँचते पहुँचते क्या हो जाओगे 10-15 मिनट लग जाएगा, तो ज़्यादा थक जाओगे, ट्रैफिक में से रास्ता निकाल के कैसे वैसे पहुँच रहे हैं बी के घर। ओके, तो ज़्यादा थक रहे, एनर्जी क्या हो रही है ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। आ गई बात समझ में। वैसे ही जब लेंथ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, तो जितना लंबाई ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ज़्यादा, उतना करंट कम फ्लो होएगा।
ओके अभी देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिटेल में सबका देखेंगे, लेकिन एरिया जो है आपका क्रॉस सेक्शन की, आपका वायर छोटा है या फिर आपका रॉड यह है इतना बड़ा है। ओके इसके बारे में बताती हूँ डिटेल में। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, किसका कम किसका ज़्यादा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ क्या है आपके कंडक्टर की या फिर वायर की, और क्या है मोटाई आपके कंडक्टर की। ठीक है, थर्ड इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल। अगर आपके पास दो वायर है ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन एक वायर बना हुआ है कॉपर से, दूसरा बना हुआ है एल्युमिनियम से, तो इनकी आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि कौन से टाइप के एटम से बना हुआ है, किससे कंपोज हुआ है आपका ये जो मेटल का वायर। ओके इस पे भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर तो हमने बताया पहले भी, ओम्स लॉ में भी देखा है कि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि टेम्परेचर ये सारे कंडीशंस के अलावा भी अगर सब सेम है, अगर मतलब दो वायर लिए, दोनों का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग रीडिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस विल चेंज एंड यू विल सी चेंज इन द रीडिंग ऑफ करंट इन एमीटर। ओके अलग अलग करंट फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रही है आपके टेम्परेचर के वजह से। ये बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं, ये चार फैक्टर है, एक तो है लेंथ, दूसरा है एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड है मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड फोर्थ है टेम्परेचर। डिटेल में देखते हैं लेंथ को। लेंथ ऑफ कंडक्टर देखो, ये एक मैंने आपके लिए डायग्राम लिखा है। देखो जब ये लेंथ है तो कहाँ पे है आपका, जैसे लेंथ कम होती जा रही है आपका करंट का रीडिंग बढ़ते जा रहा है। जैसे ही आप लेंथ बढ़ाते जा रहे हो मैक्सिमम टू मिनिमम के तरफ आपका मीटर का रीडिंग चेंज हो रहा है। ओके सो ये एक मेटल रॉड लिया, पहले यहाँ पे कनेक्शन एट द एंड ऑफ कनेक्शन किया, ये स्विच है आपका, ये आपकी बैटरी है, ये आपका एमीटर है जो सीरीज़ में लगेगा बैटरी को। ओके ये आ गया आपका स्विच, और वायर से किससे कनेक्ट किया है, कंडक्टर को कनेक्ट किया। अभी जब कंडक्टर के एंड को दोनों वायर्स अटैच्ड है तब आपको एक रीडिंग मिलता है, ओके जो कि कम है। और जैसे जैसे आप ये लेंथ कम करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका रीडिंग बढ़ते जा रहा है। जब मिनिमम है, मिनिमम लेंथ ले रहे हो तो मैक्सिमम क्या मिल रहा है आपको, करंट, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ क्या होगी, मैंने पहले ही आपको बताया कि लेंथ ए और बी के घर का डिस्टेंस है, ओके जो कि ट्रैफिक वाला डिस्टेंस है। वही रोड पे अगर बी थोड़ा दूर रहने चला गया तो क्या होगा, ए ज़्यादा थक जाएगा उसके घर तक जाने के लिए, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, इसलिए करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। आगे बात समझ में, जितने ज़्यादा वही मटेरियल का है, वही क्रॉस सेक्शन है, ओके लेकिन लेंथ बढ़ा दी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा अपोजिट फोर्स फेस करना पड़ेगा, इसीलिए क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आ गई बात समझ में, वेरी गुड, अच्छे बच्चे फटाफट समझते हैं। रेजिस्टेंस देखो क्या लिखा है, देखो आपके बुक में के ही सेंटेंसेस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। व्हेन लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, डिक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट। क्यों डिक्रीज हो रहा है फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि हम लोगों ने देखा है I इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर रेजिस्टेंस या फिर I का फॉर्मूला देखो,
V अपॉन R। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, करंट का कम आएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए इट रिजल्ट्स व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, व्हाट इज हैपनिंग, योर फ्लो ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग। ओके, नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये आपका छोटू सा पतला सा मेटल रॉड है, मेटल कंडक्टर है, और ये है आपका उतना ही साइज का लेंगे, क्यों बड़ा लेंगे, यही कंसिडर करो, ये कट कर दीजिए। ओके, तो ये आपका छोटा रॉड है और ये है आपका बड़ा सा रॉड, मोटा सा रॉड। अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये छोटे रॉड में अगर आप समझ लो, अभी आपको फिर से ए और बी की कहानी सुनाते हैं। ओके, सिंगल लेन से बी के घर ट्रैफिक में से जाना है। ओके, और यहाँ पे 4 लेन रास्ता है, ये चलाओ स्पीड से गाड़ी। ओके, तो ये है आपका 4 लेन रास्ता, यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में से भागेगा आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अब क्या है, अब जब आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, तब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जगह मिल रही है, आपके इलेक्ट्रॉन को जगह मिल रही है मूवमेंट की, इसलिए फ्लो अच्छे से हो रहा है। और जब फ्लो अच्छे से हो रहा है तो आपका करंट भी अच्छा रीडिंग दिखा रहा है, करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस कम हो रहा है और करंट बढ़ रहा है। okay, so that's why we say that it is inversely proportional. Resistance of conductor is inversely proportional to area. मतलब जब आपका एरिया बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और हमको पता है कि रेजिस्टेंस और करंट में भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए जब रेजिस्टेंस कम होता है तो कौन बढ़ता है, करंट बढ़ता है। Okay, so when cross section of wire increases, resistance what, decreases। आ गई बात समझ में? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, सो resistance is directly proportional to the length of conductor and resistance is inversely proportional to area of cross section। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। अभी देखते हैं थर्ड पार्ट, विच इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किस मटेरियल से आपका कंडक्टर बना हुआ है। ओके, इस पे भी डिपेंड करता है आपका क्या, रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, विच इज डिनोटेड बाय साइन रो। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस लेसन का। व्हाट इज इट, रेजिस्टिविटी। इसलिए मैंने टॉपिक के पहले ही आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग 2 चीज़ें बात करने वाले हैं। एक तो रेजिस्टेंस, हम लोगों ने देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका यूनिट कैसा है, वोल्टेज और करंट पे कैसे डिपेंड करता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला तो है लेंथ, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड तीसरा है मटेरियल, और चौथा है हमारा टेम्परेचर। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। फिर हम लोगों ने देखा कि आपका जो रेजिस्टेंस है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इन दोनों को कॉमन करके हम लोग को ये वाला मिल रहा है कि हाँ बाबा, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अभी फिर से जैसे ओम्स लॉ में देखा था हम लोगों ने कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग जब रिमूव करते हैं तो कुछ तो भी ऐड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अभी यहाँ पे भी हम लोग जब ये साइन रिमूव करेंगे
ओके और इज इक्वल टू का साइन लाएंगे तब एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और यही वो फैक्टर है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके L अपॉन ए। ओके तो रेजिस्टिविटी को कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग को ये तो रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मटेरियल, लेंथ एंड एरिया। अभी आपका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे, यहाँ पे नहीं दिखता, ये रेजिस्टिविटी जो है ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और ये लेंथ आ गया, ये एरिया आ गया, इन सब पे डिपेंड क्या करता है? आपका रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में? अगर रेजिस्टिविटी मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ इज माय रेजिस्टिविटी। ओके अभी रेजिस्टिविटी का यूनिट देखते हैं क्या है। ये इसका यूनिट क्या है? ओम है। ऊपर लिखती हूँ, रो का फॉर्मूला क्या है? R इंटू ए, मतलब रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय योर लेंथ। अभी R का यूनिट क्या है? ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट होता है आपका मीटर। तो एक मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये यूनिट क्या आएगा? ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ओम मीटर, या फिर दिस ओम मीटर। ओके अभी देखते हैं थ्योरी। Resistance of a conductor depends upon the material with which it is made. Of course हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में देखा था, 4 चीज़ें, इसमें से ये थर्ड है। Some substances show high resistance while some show low। कुछ मटेरियल का हाई रेजिस्टेंस होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उनकी खुद की प्रॉपर्टी। ये आप लेंथ बढ़ा दो कम कर दो, एरिया बढ़ा दो कम कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा। हाँ आपने लेंथ बढ़ा दी तो वो बढ़ेगा, लेकिन आप लेंथ से या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से एक दूसरे को कंपेयर नहीं, मतलब एल्यूमिनियम का अलग है और कॉपर का अलग है टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके अब अगर आप लेंथ बढ़ा के कम करके इन दोनों को सेम कर सकते हो। ओके देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कैसे। इतना समझ में आ गया कि क्या है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में फिर से देखेंगे। चलो हाँ यस, तो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट? योर रेजिस्टेंस। What is your resistivity? The resistivity of a conductor is the resistance of a conductor of unit length and unit area। अभी देखो हम लोगों ने फॉर्मूला जो देखा था कि R A अपॉन L। अगर मेरा वायर है जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? 1 1 पुट करूँगी जो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए फिर मेरा रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या आएगा? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके जब आपके वायर का यूनिट लेंथ है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस टाइम रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ योर कंडक्टर। ओके ये बात समझ में आ गई। देन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोगों ने देखा ओम मीटर, ओमीटर।
Okay, the resistance of a conductor depends upon its length and area of cross sectional. हमको पता है R is directly proportional to length and inversely proportional to area. So resistance किस पे डिपेंड करता है? length and area पे. resistivity का क्या है? resistivity of a conductor does not depend upon its length and area of cross section. कुछ लेना देना नहीं है रेजिस्टिविटी का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से. वो किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी? किस मटेरियल से बना है आपका कंडक्टर, उस पे डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टिविटी. ओके, सो देखते हैं डिटेल में. इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ. हम लोगों ने अभी देखा कि रो इज इक्वल टू आर. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हाँ, रट लो. पहले हम लोगों ने देखा था कि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में देखा हुआ है. इसके ऊपर से हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं. आज हम लोगों ने देखा कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. ये एक फॉर्मूला हो गया. और रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ओके, सो जब L की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, तो रो विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? रेजिस्टेंस के इतनी हो जाती है जब दोनों की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 1. सो ये डेफिनेशन हो गया. फिर हम लोगों ने यूनिट भी दिखा कि कैसे निकाला है, ओम मीटर. ठीक है. इट डजेंट डिपेंड अपॉन द लेंथ और थिकनेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. कोई फर्क नहीं पड़ता. किस पे डिपेंड करती है फिर? नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. ओके, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कि किस मटेरियल का आपका कंडक्टर बना हुआ है और कौन से टेम्परेचर पे एक्ट कर रहा है. ठीक है. इंसुलेटर्स जो है आपके, इंसुलेटर्स जो होते हैं लाइक ग्लास, एबोनाइट, हैव हाई रेजिस्टिविटी. बहुत ज़्यादा इनकी रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए तो ये इंसुलेटर है. इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है कि करंट फ्लो ही नहीं करने देते, करंट फ्लो ही नहीं होता. ठीक है. कंडक्टर भी रेजिस्ट करते हैं, लेकिन कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है. रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है? बहुत कम है. जब ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा कि करंट फ्लो ही नहीं होगा, और वो सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. ओके, सो इंसुलेटर्स जो सब्सटेंसेस के मेडअप है, जैसे कि ग्लास हो गया, वुल हो गया, एबोनाइट हो गया, ये सारे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि आपका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि करंट फ्लो ही नहीं हो पाता. इसीलिए हम लोग उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं. आगे बात समझ में? रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी और डिनोट करते हैं रो से. रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, और उसका यूनिट है ओम मीटर. एसआई यूनिट. सिंपल है. अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो फिक्स हो जाएगा. फटाफट 2-3 न्यूमेरिकल देख लेंगे. अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. लेंथ क्या है आपके वायर का? 10 सेंटीमीटर. हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम. सॉरी, रेजिस्टेंस क्या है? 4 ओम. इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस. R1 दिया हुआ है. तो ये आपका वायर है 10 सेंटीमीटर का. ओके, और फिर इसका क्या हो रहा है? डबल कर दिया लेंथ. तो अभी सोचो कि R1, R क्या है? वही वायर है, तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा. एक ही वायर को जो मैं इतनी थी तो मैंने स्ट्रेच करके डबल कर दिया उसका लेंथ. तो R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 और R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2. तो R1 अपॉन R2 या फिर R2 अपॉन R1 लेते हैं. R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो तो कैंसिल हो जाएगा, तो रो लिखेंगे ही नहीं, या फिर पहले लिख लेते, पूरा लिख लेती हूँ फिर कैंसिल करेंगे. इसको डिवाइड करेंगे रो L1
डिवाइडेड बाय A1 ओके। अभी इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में अगर मैं लाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सही है ना, समझ रहे हो बात को? अभी रो तो कट कर लो, हटा लो। अभी हमको क्या पता है, L1 L2 जो है, इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, मतलब L2 क्या है आपका, ट्वाइस ऑफ L1 है, कुछ भी उसकी वैल्यू हो, हमको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या है, L2 L1 से डबल है, तो L2 की वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, L2 इज ट्वाइस L1 डिवाइडेड बाय A2 इंटू, यहाँ पे A1 है, A1 डिवाइडेड बाय L1। अभी L1 भी कैंसिल हो गया, R2, सो R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R1 लिखते हैं बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि एरिया तो वही है, वही वायर को स्ट्रेच करके डबल किया है मैडम, तो R2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 हो जाएगा। नहीं होगा, ये एरिया भी कैंसिल कर देते हो क्योंकि वही तो वायर है मैडम, उसी को तो स्ट्रेच किए भैया। जब रबर बैंड आप स्ट्रेच कर रहे हो, इतने साइज का रबर बैंड, वही रबर बैंड को मैंने उसका दूसरा वायर चिपका के लेंथ डबल नहीं किया है, एट दैट टाइम आपका एरिया वही रहता, लेकिन क्या बोले हैं, उसी वायर को स्ट्रेच किया है। जब रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे, उतना ही मटेरियल को स्ट्रेच करोगे, तो वो थिन नहीं होगा, जो रबर बैंड आपका थिकनेस है उसका कम नहीं होता जब आप स्ट्रेच करते हो। सेम इसको भी अप्लाई होगा सर जी प्रिंसिपल। तो जब इसका लेंथ डबल कर रहे हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसलिए A2 विल बी हाफ ऑफ A1, A2 विल बी हाफ ऑफ A1। फिर से लिखती हूँ पूरा क्लियर करके, फिर से लिखेंगे पहले से, R1 इज इक्वल टू रो L1, वही मटेरियल है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने रो की वैल्यू कैंसिल कर दी, राइट। फिर R2 आएगा, छोटे छोटे अक्षरों में लिख रही हूँ ताकि हमको जगह मिले, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन समझो बात को, जब आप लेंथ बढ़ा रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, व्हेन द वर्ड स्ट्रेच्ड इज यूज्ड, आपका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि अपने पास मटेरियल वही है, एटम उतने ही है वहाँ पे वायर में, ठीक है। फिर मैडम R2 अपॉन R1 ही क्यों लिया, R1 अपॉन R2 क्यों नहीं लिया, ले सकते हो, लेकिन नया रेजिस्टेंस जो फाइंड करना है वो क्या है आपका R2, इसलिए मैंने उसको ऊपर लिया, ओके। क्योंकि फिर R1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते, इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। अब इसीलिए R2 अपॉन R1, तो लिखते हैं R2 अपॉन R1, R1 अपॉन R2 भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन वो कैलकुलेशंस या फिर स्टेप्स बढ़ेंगे आपके इसके, ठीक है। रो कैंसिल कर दो। अभी हम लोग को पता है, क्या पता है, L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1, 2 टाइम्स L1 है, डबल है, ठीक है। तो L2 को लिख देंगे L1 अपॉन A1, ऐसे ही रखते हैं। L2 को ट्वाइस L1 करते हैं, अपॉन A2 कर देते हैं, तो अभी L1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन A2 क्या हुआ, हाफ ऑफ A1 हुआ, सही बात है। A2 क्या हुआ, हाफ ऑफ A1 हुआ। अच्छा, ये कट करने से पहले ना हम लोग अच्छे से ऐसे इसको लिख देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। L1 अपॉन A1 ऐसे था ना पहले, इसमें हम लोगों ने किया था, और L2 अपॉन A2, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L1 अपॉन A1 इंटू
A2 अपॉन L2। ओके, अभी पुट करेंगे वैल्यूज़। L1 को वैसे ही रखेंगे, L1 अपॉन A1, ये वैसे ही है बेचारे। A2 क्या हो गया, हाफ ऑफ A1 हो गया, और L2 क्या हो गया, डबल ऑफ L1 हो गया। ओके, सो L1 ये क्या है, R2 अपॉन R1 है। एम आई राइट, R2 अपॉन, ओ माई गॉड, ये सब गलत हो गया। मैंने यहाँ पे R2 अपॉन R1 लिखा और सब उल्टा। ठीक है, इसको R1 अपॉन R2 कर लेते हैं। ओके, तो अभी क्या है, A1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 विल बी 1/4। ठीक है, 1 अपॉन, ये हाफ है और ये 2 है, तो ये 1/4 हो गया। अभी यहाँ पे लिखती हूँ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4, सो R1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R2, फिर ये 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो R2 इज़ 4 टाइम्स R1। समझ रही है बात? तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा 4 गुना, 2 गुना नहीं। लेंथ को डबल किया है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। नहीं, वही वायर को स्ट्रेच किया हुआ है तो आपका एरिया भी कम हो रहा है, सिर्फ लेंथ नहीं बढ़ रही है, और एरिया को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेजिस्टेंस, इसलिए जब एरिया कम हो रहा है हाफ से तो भी डबल से आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब लेंथ डबल कर रहे हो तो भी रेजिस्टेंस डबल से करेगा, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ा है ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। आगे बात समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन शांति से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, आर की वैल्यू हम लोग को दी है उन्होंने 5 ओम, इज फोल्डेड वंस, तो ये आपका वायर है ऐसा लंबाई का, और इसको हम लोगों ने फोल्ड कर दिया टू हाफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ हाफ करने के लिए हम लोगों ने फोल्ड कर दिया, तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो R2 निकालना है, ये R1 है, R2 निकालना है, तो R1 को कैसे लिखेंगे, R ही लिखते हैं इसको लिखेंगे रो L अपॉन A, L1। अच्छा चलो ले लेते हैं R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। रो की वैल्यू, R की वैल्यू क्या है 5, रो L1 अपॉन A1। ठीक है, तो रो क्या हो जाएगा 5A1 अपॉन L1। ठीक है, अभी R2 देखते हैं, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ठीक है, लेकिन L2 क्या है, L1 से क्या हो गया है, हाफ हो गया है, L2 L1 से हाफ हो गया, और एरिया क्या हो गया, जब आप इस वायर को हाफ करके सर्किट में लगा रहे हो, ये वायर थी, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया था A1, जिसको जब मैंने इसको हाफ फोल्ड किया तो ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया। उसी वायर को मैंने फोल्ड करके, ये था आपका वायर, इसी को मैंने हाफ फोल्ड कर दिया तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा डबल हो गया। तो A2 क्या है 2 टाइम्स A1। ठीक है, A2 क्या है आपका 2 टाइम्स A1। तो लिखेंगे यहाँ पे रो की वैल्यू डालेंगे, ये हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन में मिल गई है, तो रो की वैल्यू लिखेंगे 5A1 अपॉन L1, फिर L2 लिखेंगे L1 डिवाइडेड बाई 2, और A लिखेंगे ट्वाइस A1। आगे बात समझ में? अभी A1 कैंसिल हो जाएगा, L1 कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनल क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 1.225 ओम, 1.25 ओम। ओके,
मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 ओम से आप लेंथ भी डबल कर रहे हो, एरिया लेंथ भी डिक्रीज कर रहे हो, एरिया इंक्रीज कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 ओम से कम होके 1.25 ओम तक आ जाएगा। ओके, सो रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा क्या होगा, करंट फ्लो ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में? चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 2 वायर्स, नेक्स्ट देखते हैं 2 वायर्स having same length but different radius R1 and R2, find the ratios or their resistance and resistivity if they are made up of same material। तो resistivity का तो आंसर आपको यही मिल गया कि resistivity if they are made up of same material that time ρ1 is to ρ2 will be equal to 1:1। एक ही मटेरियल का सब्सटेंस है तो resistivity हमेशा क्या आएगी आपकी, सेम ही आएगी। अभी देखते हैं रेजिस्टेंस, देखते हैं तो R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन क्या है आपका A2। ओके, रो R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। क्या है, सेम लेंथ है, मतलब दोनों का सिर्फ L ही लेंगे। सेम लेंथ के 2 वायर्स है, सेम मटेरियल से है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेम लेंथ है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या है, डिफरेंट रेडियस R1 एंड R2, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, सर्क्यूलर होता है आपके वायर का, तो पाई आर स्क्वायर है आपका। तो लिखते हैं R1 अपॉन R2, रो कैंसिल हो चुका है, L कैंसिल हो चुका है, तो क्या आएगा 1 अपॉन A1 अपॉन 1 अपॉन A2। तो क्या है इसी का मतलब A2 अपॉन A1। अभी A2 को लिखेंगे क्या है, पाई आर स्क्वायर 1, R2 है यहाँ पे, हाँ, पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है 22/7 तो कैंसिल हो जाता है। R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अभी R2 क्या है, दे आर इन रेशियो, फाइंड द रेशियो, यही है फिर रेशियो आपका R1 इज टू R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इज टू R1 स्क्वायर। यही है आपका रेशियो। इसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r। इसी रेशियो में आपको दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग साइंस एट क्लिक। फिर से एक बात बता देती हूँ कि रेजिस्टेंस जो आपका है वो डिपेंड करता है मटेरियल के या फिर कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है किस पे, रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है आपके मटेरियल और टेम्परेचर पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। थैंक यू।